Hello, students. Welcome back to Commerce Nation and welcome to yet another lecture of Business Organization. आज शायद हमारा 7वां लेक्चर है ना। हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिया और हम तीसरे चैप्टर में अभी हम तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अरे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो सब्जेक्ट का नाम है, वो तो पहले में ही हम पढ़ चुके हैं शायद। हमने पहले एक्टिविटीज पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा, फिर बिजनेस पढ़ा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में शुरू ही नहीं किया है। वैसा आप बोलो तो सब्जेक्ट अभी शुरू होने वाला है, अब भी शुरू होने वाला है सब्जेक्ट। तो तब से क्या चल रहा था? तब से आपका बेस बनाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो जो वर्ड्स यूज होंगे मैं आपको प्रूव करता हूँ अभी। जो जो वर्ड्स यूज होंगे, अगर आप पहला 2 चैप्टर नहीं पढ़े होते, अगर आप पहला 2 चैप्टर नहीं पढ़े होते तो फिर तुम समझना मुश्किल था। ठीक है, अगर आप ये पहला क्लास देख रहे हो तो पहले जाओ, पहले दूसरा चैप्टर का क्लास देख के आओ, उसके बाद ये देखना। डायरेक्ट ये मत देखना, इट इज वेरी रिस्की। फाइन, चलो तो हम शुरू करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल सा बात है। ठीक है, बिजनेस बिजनेस का मतलब क्या? हम शुरुआत से यही पढ़ते आ रहे हैं यार, और एक बार देख लें। बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लो, पहला चैप्टर नहीं पढ़े होते तो आपको पता होता इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, है ना। बिजनेस आया मतलब प्रॉफिट आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी आया मतलब प्रॉफिट आया। समझ रहे हैं? चलो, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज द आइडिया ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर इन अ लॉजिकल ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या रे भैया? ऑर्गेनाइज करना चीजों को, ऑर्गेनाइज करना चीजों को इज द आइडिया ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर इन अ लॉजिकल ऑर्डर। ढंग से ऑर्गेनाइज करना चीजों को ताकि वो स्मूथली ऑपरेट कर सकें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? एक 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 ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो साथ में काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन मोटिव। अचीव अ कॉमन मोटिव क्या होता है? सपोज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट भैया एकदम गजब का इनोवेशन है मार्केट में, इससे पहले ये प्रोडक्ट कभी कोई देखा ही नहीं होगा, तो हम ये लोगों तक पहुंचाएंगे। ये आपका मोटिव है। तो जो 10 लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे ना, उनका भी सेम ही मोटिव होगा, उनका भी सेम ही मोटिव होगा। सो यू पीपल हैव फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन। और वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारा प्रॉफिट मोटिव आ जाए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाए, तो हम उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इतना ही है। चलो, meaning of business organization. Business organization is an entity that is formed for the purpose of carrying on the commercial activities of buying and selling, है ना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर अ कॉमन मोटिव। ठीक है, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? वहां पे आप प्रॉफिट डाल दो, वहां पे आप इकोनॉमिक मोटिव डाल दो, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाल दो, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड दैट इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। commercial activities of buying and selling. commercial activities of buying and selling. ठीक है, these organizations are based on the system of law that governs contract and this exchange। इसका मतलब क्या? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीगल बॉडीज होते हैं। ठीक है, लीगल बॉडीज होते हैं और वो लॉ के तहत काम करते हैं, लॉ के तहत काम करते हैं। अगर आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो पहला बात तो बिजनेस में ही नहीं आएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत दूर का बात है। तो लीगल एक्टिविटी भी होना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अपने आप को कहलाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन system is concerned with the management and planning of different activities. This is an accumulation and coordinating the resources such as man and and many other similar resources. मैन रिसोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, हम इसे ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोलते हैं। हम इसे ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोलते हैं, जिसे हम एचआर बोलते हैं। मटेरियल है, मनी है, ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत सारी चीजें जिसको मैनेज करना होता है। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स यू इन मैनेजिंग ऑल दीज एक्टिविटीज, हेल्प्स यू इन मैनेजिंग ऑल दीज एक्टिविटीज, हेल्प्स यू इन मैनेजिंग ऑल दीज एक्टिविटीज। फाइन, चलो अब मैं थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूँ,
स्पीड जाने का कारण यह है कि हमने पहला 2 चैप्टर बहुत स्लोली शुरू फिनिश किया है ना। तो जस्ट बिकॉज हमारा बेस अच्छा बन चुका है, हम वर्ड्स के मतलब जानते हैं, तो यहाँ पे वापस से उन सब वर्ड्स का मीनिंग सीख करना उतना ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। ठीक है, तो हम जहाँ पे पॉइंट में जोर देना होगा मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि ये तो हम पहले पढ़े हुए हैं, बस एक बार रीडिंग करके हम समझा के आगे जा सकते हैं, तो मैं वो करूंगा। तो हम थोड़ा सा पेस बढ़ा रहे हैं अभी, है ना, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस हम कवर कर सकते हैं, ऑल्सो इन एन इफेक्टिव मैनर। इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट के चक्कर में हम क्वालिटी भूल जाएं, फास्ट के चक्कर में मैं कुछ भी रीड करके चला जाऊं, ऐसा नहीं होने वाला, लेट मी अश्योर यू दैट। लेकिन जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं हम वापस से इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, हम रिविजन करके चलेंगे। फाइन, चलो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अभी मैं बताया, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर अ कॉमन मोटिव, वर्किंग फॉर अ कॉमन मोटिव, ठीक है, वर्किंग फॉर अ कॉमन मोटिव। प्री डिटरमाइंड एम एंड ऑब्जेक्टिव, अगेन वर्किंग फॉर अ कॉमन मोटिव मतलब क्या, उनका मोटिव सेम है, उनका मोटिव डिसाइडेड है और उसी मोटिव पे वो काम कर रहे हैं। फाइन, हिंदी में नहीं लिखना है लेकिन आंसर, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके पास बुक आई होगी, बुक निकालो, मार्क करो, नोट्स बनाओ, उससे पढ़ो, वैसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अपना लैंग्वेज में यहाँ थोड़ा मोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन जब आप डेफिनेशन वगैरह लिख रहे हो ना, तो कोशिश करना अपना वर्ड्स ना लिखो, जैसा बुक में है वैसा लिखो। थोड़ा रटने वाला काम करना पड़ेगा, बट इट इज व्हाट इट इज, डेफिनेशन आपको रटना ही पड़ता है। ठीक है, लिमिट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। अब देखो लिमिट ऑफ लायबिलिटी क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के होते हैं, एक लिमिटेड लायबिलिटी और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये समझ लो, जो लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब आपको पता ही होगा, लायबिलिटी मतलब कर्जा। ठीक है, लायबिलिटी मतलब एक फाइनेंशियल बोझ जो आपके ऊपर होता है। तो किसी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के काफी टाइप्स भी होते हैं, आगे देखेंगे। तो किसी किसी टाइप्स में लाइबिलिटी जो होता है ओनर्स का लिमिटेड होता है, और किसी किसी केस में लाइबिलिटी जो ओनर्स का होता है वो अनलिमिटेड होता है। फाइन, वो हम देखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस, अरे भैया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी डोमेन में काम कर सकती है और डायनामिक एनवायरनमेंट में काम कर सकती है। इसका मतलब क्या, मैंने आपको डायनामिक एनवायरनमेंट क्या होता है मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बताया था। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन अ डायनामिक एक्सचेंजिंग एनवायरनमेंट, सो एक्टिविटीज आर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट कंडीशंस। इसका मतलब क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसे डायनामिक होना पड़ेगा, अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसे भी उसके साथ चेंज होना पड़ेगा, और एल्स वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे मार्केट में। फाइन, चलो। ईज इन इंफॉर्मेशन, it is easy to form a business organization because some business organization requires minimal fund and less legal formalities। आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, सपोज बिजनेस मतलब क्या हो सकता है, आप एक दुकान भी शुरू कर रहे हैं अपना, दुकान शुरू करने में क्या दिक्कत आ सकता है, आपको सामान चाहिए, आपको दुकान चाहिए, है ना, और आपको दुकान का नाम चाहिए जो आप रजिस्टर करोगे, बस शुरू कर लो, लेस, बहुत ज्यादा कैपिटल का जरूरत नहीं है, आप आराम से शुरू कर सकते हो। इसका मतलब क्या, ईज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ईज इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में ईजी होता है बिजनेस। डिफिकल्ट क्या होता है, कंपनी, ये हम आगे पढ़ेंगे। इट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लो, स्टार मार्क दे दो। इट इज आर्ट एंड साइंस। अब आर्ट एंड साइंस का मतलब क्या है समझो, आर्ट मतलब क्या, आर्ट मतलब वो चीज जहां पे एक क्रिएटिव लिबर्टी होता है आपके पास, जहां पे क्रिएटिविटी का स्कोप होता है आपके पास। ठीक है, जहां पे कोई डेफिनेट रूल्स नहीं होते। अब पता है, मैं ऐसे ऐसे ये ऐसे करके कर दूं ना तो मैं इसे पेंटिंग बोल सकता हूँ, आजकल लोग कुछ भी पेंट कर रहे हैं। ठीक है, दीवार में पेंट फेंक के वो बोलते हैं कि दिस इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मॉडर्न आर्ट, वॉट एवर, वो लिबर्टी है। लेकिन जब साइंस का बात आता है ना, तो आप कुछ भी फॉर्मूला, ए स्क्वायर 551b2 सी क्यूब, अगर मैं बोलूं कि नहीं ये क्रिएटिव लिबर्टी है, इसको एक फॉर्मूला मानो, तो कोई नहीं मानेगा, मुझे जूता पड़ेगा उन पे। ठीक है, अब क्या मुझे एक चीज क्लियर हो रहा है कि आर्ट में क्या होता है, आर्ट में थोड़ा क्रिएटिविटी होता है, आर्ट में खुद खुद का कुछ करने का स्कोप होता है, लेकिन साइंस जो है दैट इज डेफिनेट, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं साइंस में जिसको आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन आर्ट में तोड़ा जा सकता है, आर्ट में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो कॉमर्स में ये बोलते हैं कि इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। इसका मतलब क्या, कॉमर्स में एक सेट रूल भी है जिसको आपको फॉलो करना है, बट एट द सेम टाइम आपके पास क्रिएटिव लिबर्टी भी है कि आप रूल को तोड़ मरोड़ के भी काम कर सकते हो।
ठीक है, वही लिखा हुआ है। बिजनेस इज एन आर्ट बिकॉज बिजनेसमैन कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड एक्सपीरियंस। भैया आर्ट के लिए स्किल भी तो चाहिए आपको, है ना। मजनू भाई ऐसा पेंटिंग नहीं बनाना है, आपको स्किल चाहिए पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक है। चलो, एंड इट इज साइंस बिकॉज लॉट्स ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। मतलब क्या, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, डेफिनेट रूल्स होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। जब आप मैनेजमेंट वाला आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, 14 प्रिंसिपल्स जब आएंगे तब आपको पता चलेगा कि सेट रूल्स क्या होते हैं। अभी वो सब डिस्कस करने का पॉइंट ज्यादा है नहीं। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप क्या होता है देख लो। ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ ओनर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है मैंने लास्ट कुछ क्लासेस में बताया है आपको ठीक है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक लीडरशिप अच्छा होना चाहिए, गोल अच्छा होना चाहिए, फोकस होना चाहिए उसके गोल, उनके गोल पे, और मैनेजमेंट जो है वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। फाइन, क्यों होना चाहिए? फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, है ना, ताकि जितने भी एक्टिविटीज है बिजनेस में, जितने भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो बिजनेस के अंदर में, वो सारे इजिली हो। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या, एक स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए बिजनेस का। ऐसा नहीं कि आज आप पटाखे बेच रहे हो, होली आया तो पिचकारी बेचने लगे, फिर उसके बाद दूसरा त्योहार आया तो वो सब चीज बेचने लगे, है ना। आपका एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए बिजनेस में, है ना। आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास मटेरियल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस, आपको ऑप्टिमम यूज करना है। एक्सेसिव यूज भी नहीं करना है कि अंडर यूज भी नहीं करना है। एक्सेसिव यूज भी नहीं करना है, अंडर यूज भी नहीं करना है, आपको ऑप्टिमल यूज करना है, सबसे बेस्ट तरीके से यूज करना है ना। जैसे रिसोर्स भी डैमेज ना हो, एक्सप्लॉइट ना हो, और आपका भी काम में आ जाए। डेलीगेटिंग ऑथोरिटी अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या, एक ऐसा आदमी है जो एकदम नालायक है, जो एकदम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर आप उसको मैनेजर के पोस्ट में बैठाओगे तो गड़बड़ होना तय है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत वेल क्वालिफाइड पर्सन है जिसे प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज हैं उसके अंदर, है ना, वो प्रेशर हैंडल अच्छे से कर सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो वो मैनेज कर सकता है, तो उसे मैनेजर में बैठाने का डिसीजन जो है वो ज्यादा बेटर है। फाइन, तो इसका मतलब क्या है, डेलीगेटिंग अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड फ्रॉम सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट, है ना। बहुत सारे एक एक लेयर, एक क्या बोलते हैं, एक एकदम लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है ना। सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, उसके बाद आते हैं मिडिल मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ मैनेजमेंट होता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है। इनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होता है, इनके पास सबसे कम अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब द पावर कि आप सामने वाले को अपना बात मनवा सके, आपका आप डिसीजन लेने का पावर जो होता है उसे हम अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, क्या वो डिसीजन ले सकते हैं कि 10,000 शेयर इशू करना है या 20,000 शेयर इशू करना है? नहीं ले सकते, वो नहीं, वो टॉप लेवल लेता है, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया जाए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया जाए। चलो, अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, मकसद बिजनेस का। ऑब्जेक्टिव होता है मकसद बिजनेस का, ठीक है। वो क्यों एग्जिस्ट क्यों करता है, उसका काम क्या है मार्केट में, वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है, वो है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस चाहेगा कि हम एफिशिएंट हो, कम टाइम में ज्यादा काम कर सकें। हर बिजनेस एफिशिएंट होना चाहता है। टू एस्टेब्लिश अ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे ना, जैसे आप छोटे दुकानों में जाओ, जो दुकानदार होता है वही सामान खरीदने का भी डिसीजन लेता है, बेचने का भी डिसीजन लेता है, कहाँ कितना सामान ऑर्डर करना है, कहाँ रखना है, सारा डिसीजन वही लेता है, कितना पैसा लगाना है। लेकिन बड़े कंपनीज में ऐसे नहीं होता है। उनका परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, उसके बाद उनका रिसर्च डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, उनका मैनेजमेंट अलग होता है। तो परचेज डिपार्टमेंट तय करता है कि रॉ मटेरियल के कितने यूनिट्स खरीदे जाएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट ये तय करता है कितने प्राइस में सेल होगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो एक बिजनेस हमेशा चाहेगा कि उसके जो डिपार्टमेंट्स है ना उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे। उसके बाद टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, भैया सब कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा।
प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। यही तो हमारा मोटिव है ना, यही तो हमारा मोटिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। टू सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स एंड टू फोकस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या, हमें कस्टमर के वांट्स को ध्यान में रख के काम करना है, उसके नीड्स को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर को जो चाहिए हमें उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, है ना, कि कस्टमर सेटिस्फाई हो और अगली बार भी हमारे पास ही आए। तो फोकस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोकस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपके टूवर्ड्स, मैंने पिछले क्लासेस में ही बताया है कि आप बिजनेस कर रहे हो सोसाइटी में, तो आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टुवर्ड्स दी सोसाइटी, है ना। तो आपको सोसाइटी इतना सब कुछ दे रहा है, तो आपका भी आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सोसाइटी को कुछ वापस करो। मैंने स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल दिया था कुछ समय पहले, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ केरियर स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब क्या, जिनका इंटरेस्ट है बिजनेस में, जिसका इंटरेस्ट है बिजनेस में। इसका मतलब क्या, जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाए हैं, जो कस्टमर्स हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, जो एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। जो भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है बिजनेस के और बिजनेस के ऑपरेशन से, उसे हम या फिर उन्हें हम स्टेक होल्डर्स बोलेंगे, है ना। तो हमें स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगेन ये चीज हम डिस्कस किए हुए हैं कुछ देर पहले। टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एम्प्लॉय वेलफेयर, सेम ये भी बताया था मैंने कि आपको एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी पे करना है ना, अच्छा सैलरी पे करना है, उसके बाद अच्छा पर्क्स भी देना है, परक्विजिट्स भी देना है, ताकि एम्प्लॉय आपके साथ बने रहे, कहीं चेंज करने का विचार ना आए उसके मन में। टू मेंटेन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री नेचुरल रिसोर्सेस, आपके पास अगर नेचुरल रिसोर्सेस है तो उसे ऑप्टिमम यूज करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि अंडर यूटिलाइज नहीं करना है, अपने काम से यूज करना है ताकि रिसोर्स भी खराब ना हो, आपका भी काम हो जाए। टू मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल, टू मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल, टू मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल, इसका मतलब क्या, अगेन हमने थोड़ा देर पहले बात किया था मैनेजमेंट के बारे में, कि भैया मैनेजमेंट जो है ना वो इफेक्टिव होना चाहिए, नालायक मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कंपनी या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डूबेगा। फाइन, चलो चलो, आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इतने सारे फंक्शन है, तो यहाँ पे ग्राफ पहले से बनाया हुआ है, आपको और ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इसी से पढ़ लेंगे, है ना। तो आगे आगे की क्लास में हम फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। फाइन, तो बस आज की क्लास के लिए इतना, बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। फाइन, थैंक यू।